रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद इकबाल और आज की मेरी वीडियो है बैंक स्टेटमेंट के बारे में। अगर कोई स्टूडेंट यूके में स्टडी वीज़ा के ऊपर अप्लाई करता है तो उसको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है, कितनी उसके लिए बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी होती है और कहाँ कहाँ जो है ना ये ज़रूरी है बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड आपके माइंड के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज इस वीडियो के अंदर जो है ना वो देने वाला हूं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आपकी तमाम क्यूरीज जो है ना इस वीडियो के जरिए क्लियर हो सके। तो इसके लिए आपने करना यह है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और इसके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टूडेंट का होता है वो ये है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट के लिए मैं पहले भी शायद बता चुका हूं कि जो है ना वो अखराजात के अंदर मैंने आपको बताया था कि बैंक स्टेटमेंट के अखराजात कितने होते हैं और किस तरह से हमने इसको मैनेज करना। आज इसकी जो है ना वो डिटेल इंशाल्लाह बताऊंगा। तो करना यह है कि आपने फॉर एग्जांपल एक कोर्स सिलेक्ट किया जिसकी 15,000 जो है ना वो टोटल कोर्स की फी थी 1 साल की, और आपने यूनिवर्सिटी को 15,000 जो है ना वो फीस देनी है टोटल कोर्स की। उसमें होता यह है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट जमा करवा देते हैं पाकिस्तान से। जब हमने जो है ना वो अप्लाई करना होता है जो है ना कैश लेटर के लिए या अनकंडीशनल ऑफर लेटर के लिए, कुछ यूनिवर्सिटीज अनकंडीशनल ऑफर लेटर से पहले भी फीस ले लेती हैं और कुछ जो है ना वो कैश से पहले लेती हैं। तो इसलिए जितनी अमाउंट आपने वहां पे कर दी उसकी इनिशियल डिपॉजिट के तौर पे, फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान से पे कर दिया 5,000 एज ए इनिशियल डिपॉजिट, तो उसके बाद आपकी जो फी जमा करवाने वाली बच गई वो बच गई आपके पास 10,000 पाउंड। तो अब वो 10,000 पाउंड वो और उसके साथ ऐड होते हैं आपके लिविंग एक्सपेंसेस 1 साल के लिए। तो वो दो उसके अंदर जो है ना वो चीजें हैं। अगर तो आप कि यूनिवर्सिटी जो है वो लंदन एरिया के अंदर आती है तो फिर उसके चार्जेस जो है वो राउंड अबाउट 12 जो है 1,000 पाउंड हैं पर एनम। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन से बाहर है तो उसके टोटल अखराजात जो है वो है 9,207 पाउंड। तो आपने जो बैंक स्टेटमेंट रखवानी है वो इतनी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। 10,000 पाउंड जो आपकी फी में से बाकी है और 9,200 पाउंड अगर आप लंदन से बाहर जो है ना वो यूनिवर्सिटी आपकी है। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपने लंदन के अंदर रहना है या लंदन से बाहर रहना है, ये जरूरी है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस एरिया के अंदर आती है। जिस तरह मैं जो है लंदन के अंदर ही रह रहा हूँ लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो लंदन से बाहर है, हर्टफोर्डशायर के अंदर है, तो मुझे जो एक्सपेंसेस जो मेरे हैं लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो 9,207 पाउंड थे। तो इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट जो है वो लंदन की यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता है, बेशक वो लंदन से बाहर रहता है लेकिन उसको एक्सपेंसेस जो है वो 12,000 राउंड अबाउट जो है ना वो इतने देने पड़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस एरिया के अंदर अलाई करती है। तो आपने ये दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लेना। फॉर एग्जांपल 10,000 पाउंड आपकी फी बाकी थी और 9,207 पाउंड जो है वो आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं। तो इन दोनों को मिला के ये बन जाते हैं 19,207 पाउंड। तो आपने जो स्टेटमेंट रखवानी है वो रखवानी है 19,207 पाउंड और इससे ज़्यादा रखवाएं तो बेहतर है। तो इससे कम आप जो है ना वो स्टेटमेंट नहीं रखवा सकते। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बैंक स्टेटमेंट को शुरू कब करना है, बैंक स्टेटमेंट रखवानी कब है। तो दो जगहों के ऊपर आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के बाद, बैंक स्टेटमेंट चेक करने के बाद आपको कैश लेटर इशू करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपकी बैंक स्टेटमेंट के बगैर आपको कैश लेटर जारी कर देती हैं, चंद एक यूनिवर्सिटीज हैं। और इसी तरह फिर एक दूसरा सिनेरियो आता है कि कुछ कंसल्टेंट्स जो हैं वो, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, कंसल्टेंट चूज करते हुए आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि कंसल्टेंट जो है वो वर्थेबल हो, उसके लिंक्स अच्छे हों ताकि वो आपको कैश लेटर जो है ना वो इशू करवाने में आपकी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो कैश के बारे में वीडियो बनानी है तो उसके अंदर मैं ये भी डिटेल में बताऊंगा कि आपने कैश लेटर जो है ना वो कैसे अप्लाई करना है, कैसे हासिल करना है। तो यहाँ पे भी आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। और कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जो विदाउट बैंक स्टेटमेंट के भी आपको कैश लेटर लेके दे देते हैं, लेकिन कोई कंसल्टेंट आपको इस तरह से कहता नहीं है कि मैं आपको बगैर स्टेटमेंट के जो है ना वो कैश लेटर लेके दे सकता हूं। तो ये चंद एक यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे नहीं करती, सारे कंसल्टेंट ऐसे नहीं करते, तो चंद एक हैं जो इस तरह से भी कर लेते हैं। अब उसमें जरूरी क्या है, आपके लिए क्या जरूरी है? आपके लिए ये जरूरी है कि आपने स्टेटमेंट रखवानी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कैश अप्लाई करना है 1 जनवरी को, तो आपने 1 जनवरी तक आपकी जो स्टेटमेंट की ड्यूरेशन हो जाए, वो टाइम हो जाए वो
30 दिन हो जाए। एक दिन जिस दिन आपने स्टेटमेंट रखवानी है वो काउंट नहीं होता, एक दिन जिस दिन आपने निकलवानी है वो दिन काउंट नहीं होता। तो टोटल जो ये 2 दिन 30 में से निकाल दे तो 28 दिनों की स्टेटमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी को चाहिए होती है कैश लेटर जारी करने के लिए। तो आपने कैश लेटर अप्लाई करने से पहले जो है ना वो 28 दिन पहले जो है ना वो अपनी स्टेटमेंट को शुरू करना है। अब वो स्टेटमेंट जब 28 दिनों की पूरी हो जाती है तो आप यूनिवर्सिटी को कैश के लिए अप्लाई करते हैं। आपका उसके बाद 10 से 12 दिन के अंदर जब कैश आ जाता है तो फिर जो है आपने वही स्टेटमेंट शो करनी होती है एम्बेसी को वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसीजर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो वहां पे भी यहाँ पे 2 जगहों पे आपको जरूरत पड़ती है, एक कैश अप्लाई करने के लिए जब आपने यूनिवर्सिटी से कैश लेना है, और दूसरा उस वक्त जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो दोनों सूरतों में आपको जो स्टेटमेंट मैच्योर होने की जो वो डेट है वो 28 दिन होते हैं, लेकिन 30 दिन की स्टेटमेंट इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक दिन जो आपने जब स्टेटमेंट जिस दिन रखवाई थी वो भी काउंट नहीं होता, और जिस दिन आपने स्टेटमेंट का प्रिंट लिया था वो दिन भी काउंट नहीं होता। तो बीच के 28 दिन जो है ना वो आपके पूरे होने चाहिए। तो उसके बाद आप जो है ना कैश के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब दूसरी बात जो है ना यहाँ पे ये होती है कि हमें एहतियातन जो है वो हमने ये देखना है कि जब आपने स्टेटमेंट रखवानी है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पाउंड के रेट को आपने अपने माइंड में रखना है कि पाउंड का रेट उस वक्त क्या है, और फ्लक्चुएशन होती रहती है। जैसा कि मैंने जो है जब स्टेटमेंट रखवाई थी तो उस वक्त पाउंड का रेट था 335, लेकिन वो बढ़ के जब मैंने स्टेटमेंट मेरी मैच्योर हुई थी उस वक्त 385 जो है ना उस वक्त रेट 382 सॉरी उस वक्त रेट हो चुका था। और मैंने जो स्टेटमेंट रखवाई थी 335 उस वक्त था जब मैंने रखवाई थी, तो मैंने एहतियातन जो है वो 390 रुपये पर पाउंड के हिसाब से स्टेटमेंट रखवाई थी। मतलब कि अगर मुझे 20,000 पाउंड जो है वो अगर मैंने रखवाने थे तो 20,000 पाउंड को मैंने 390 के साथ मल्टीप्लाई किया था, 335 के साथ नहीं किया था। ये बीच में जो गैप मैंने मैनेज किया था वो इसलिए किया था कि कल को अगर फॉर एग्जाम्पल पाउंड का रेट जो है ना एकदम इंक्रीज कर जाता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से, जैसे कि डॉलर और पाउंड कंट्रोल में नहीं रहे, तो इसलिए जो है ना वो मैंने एहतियातन 390 के हिसाब से स्टेटमेंट रखवाई थी। तो वो 382 था जब मैंने स्टेटमेंट मेरी मैच्योर हुई थी। तो उस वक्त मुझे ये टेंशन थी कि कहीं एक जंप और लग गया तो ये मेरी स्टेटमेंट जो है वो उसमें ऊपर नीचे बात हो सकती है। तो अब इसका भी एक हल है। अगर फॉर एग्जांपल आप जो आपने स्टेटमेंट रखवाई लेकिन बाद में पाउंड का रेट जो है ना वो एकदम बढ़ गया और आप की जो थ्रेशोल्ड आपने सेट की थी फॉर एग्जांपल 390 या 400 उससे भी पाउंड क्रॉस कर गया, तो फिर आपने करना ये है कि जो ऊपर अमाउंट आपकी बचती है, फॉर एग्जांपल आपको लगा कि मेरे 500 पाउंड जो है वो स्टेटमेंट से कम हो रहे हैं या 1000 पाउंड कम हो रहे हैं, तो आपने ये नहीं करना कि दोबारा उस अमाउंट को स्टेटमेंट के अंदर रखवाना है। आपने ये करना है कि वो जितनी अमाउंट कम या ज्यादा हो रही है वो आपने यूनिवर्सिटी को पे कर देनी है फीस के तौर पे, ताकि वो फीस में से आपकी उतनी स्टेटमेंट कम हो जाए। और उसके लिए दूसरा ऑप्शन होता है, फिर आपने अपने कंसल्टेंट से कहना है कि मुझे जो है वो अब कैश जो है वो दोबारा लेके दे दें ताकि जो है ना आपकी स्टेटमेंट मैच्योर हो जाए। तो ये वो उसका क्या प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी मैं बताऊंगा कि आपने कैश को दोबारा कैसे हासिल करना है। तो इस तरह से आपने अपनी स्टेटमेंट को मैनेज करना है। एक तो ये ख्याल रखना है कि पाउंड के रेट का ख्याल रखना है, फिर ये देखना है कि आपकी बकाया फ़ी कितनी है, फिर आपने ये देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर है या लंदन से बाहर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये कोशिश करनी है कि न्यू बैंक अकाउंट ओपन करना है और उसके अंदर सिवाय आपके जो अमाउंट आपने स्टेटमेंट के लिए रखवाई है या फिर आपने स्टेटमेंट का प्रिंट लिया उसके अलावा आपने उस अकाउंट में से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी। यहाँ पे 2 तरह के चांसेस होते हैं कि अगर आप उसमें से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको चांसेस हो जाते हैं कि आप एम्बेसी जो है ना वो स्टेटमेंट वेरीफाई बेसिकली एम्बेसी करती है, यूनिवर्सिटी वेरीफाई नहीं करती। तो एम्बेसी ने जब आपको वीज़ा देना तो उस वक्त आपसे उस स्टेटमेंट के बारे में या वो जो आपने ट्रांजैक्शन किया उसके बारे में आपको सवाल कर सकती है कि ये ट्रांजैक्शन आपने कहाँ पे की। या फिर ये हो सकता है कि आप स्टेटमेंट जो है ना रखवाने के बाद उसमें से अकाउंट में से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो गलती से ऐसा हुआ कि आपने अपनी स्टेटमेंट से ज़्यादा पैसे निकलवा लिए, या फिर बाज़ का ऐसा होता है कि जब आप ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं तो कुछ टैक्सेस पड़ जाते हैं जो आपको पता नहीं चलता, तो आपकी स्टेटमेंट से अमाउंट जो है वो कम हो जाती है, तो आपकी वो स्टेटमेंट को के नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है कि आपने अपनी स्टेटमेंट जो है जब आपने रखवा ली तो उसमें से किसी किस्म की ट्रांजैक्शन दोबारा नहीं करनी। तो ये था सारा प्रोसेस जी स्टेटमेंट के हवाले से। तो सारा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं पे कोई मसला आता है तो आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है ना वो कमेंट करके जो भी आपकी क्यूरी है वो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपकी तमाम क्यूरीज के आंसर्स कर सकूं। तो इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।